हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर। शेयर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और ये किस यूज में आता है, हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे आज। ये टॉपिक ज़्यादातर क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीकॉम में आ रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, वो सीए की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको सबको सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप वाकई में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं आगे कॉमर्स के लाइन में, तो आपको शेयर पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले और देखते हैं कि यूज़ क्या है इसका। तो आज के समय में या हम आज के समय की बात नहीं करते हैं, हम बात पिछले समय की कर सकते हैं, जहां पे कोई भी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, मनी, फाइनेंस, कैपिटल। और आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, जनरल एंट्री पास करने में देखा होगा, यूपी बोर्ड वाले हैं तो उन्होंने 10th में देखा होगा कि जब कभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं उसमें पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसा लगाए तो हम कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो। बेसिकली जो शेयर टर्म है ना, ये यूज होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनी सेक्टर में। अगर इंडिविजुअल कंपनी है तो उसमें ये शेयर वर्ड यूज नहीं होता है, उसमें तो डायरेक्ट हम लोग कैपिटल लगा देते हैं और कैपिटल लगाने के बाद उसका एंट्री शुरू कर देते हैं। लाइक कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो वैसे ही शेयर में करना पड़ेगा, कंपनी में करना होता है कि जब कंपनी में स्टार्ट किया जाता है उसको, तो हम लोग पैसा लगाते हैं या मार्केट से पैसा लगवाते हैं उसमें, तो वहां पे भी हम लोग को कैपिटल यूज करना होता है वर्ड। तो जाहिर सी बात है, अभी तक मेरी बातों समझ में आ गया होगा कि कैपिटल तो जरूरी है हर टर्म में, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंट हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी सेक्टर हो। तो जो हम लोग कैपिटल लगाते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि शेयर एग्जैक्टली है क्या। सपोज दैट कोई कंपनी है जिस पर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि 10 लाख रुपए से वो कंपनी स्टार्ट होना है। सपोज दैट अगर 10 लाख रुपए से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी को, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अगर एक इंडिविजुअल कंपनी होता तो 10 लाख एक ही पर्सन दे देता और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता। अगर ये पार्टनरशिप होता तो 3-4 पर्सन मिलकर के इसको कंट्रीब्यूट करके 10 लाख रुपए पूरा करते और वो कंपनी स्टार्ट कर देते या फर्म स्टार्ट कर देते। बट ये कंपनी है तो कंपनी में एक लोग से नहीं होता है, ये कंपनी में करते क्या है हम लोग कि पूरे कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में। वो और उन हिस्सों की एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू को डिनोट करता है वो। तो जो स्मॉल पार्ट है ना, उसी को बोलते हैं शेयर। यानी कि जब कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। दैट मीन्स अगर हमको प्रॉपर्ली डिफाइन करना हो शेयर क्या है, तो हम कह सकते हैं शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब वो कैसे होता है? तो जो स्मॉल पार्ट होता है ना, उसका वैल्यू भी होता है। उस वैल्यू को हम लोग प्राइसिंग करते हैं। वो 10 रुपए का वैल्यू हो सकता है, 100 रुपए का वैल्यू हो सकता है। सपोज दैट मैंने कहा कि हमारे यहाँ शेयर का वैल्यू 10 रुपए होंगे, तो उसको कैसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 लाख शेयर। अब जो 1 लाख शेयर है, ये कितने वाले हैं? ये ₹10 वाले हैं। यानी दैट मीन्स आपके पास जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है कंपनी में, दैट इज 1 लाख शेयर एंड इट्स एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी के टर्मिनोलॉजी में इस जो कैपिटल है हमारा फिक्स है, इसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। हर एक कंपनी ऑथराइज कैपिटल के बेस पे ही स्टार्ट करता है अपना सिस्टम, यानी ऑथराइज कैपिटल है। कोई भी कंपनी इससे ज्यादा पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता है मार्केट से या खुद से, कहीं से भी हो। अगर आपको अभी लगता है कि 10 लाख से हमारा काम चल जाएगा,
तो आप 10 लाख एथोराइज कराइए, अदरवाइज आप इसको 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा होता है तो उसी टाइम कैपिटल का फिक्सअप हो जाता है कि हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा बिजनेस रन कराने में। इसमें हम लोग नॉर्मल बिजनेस की तरह बीच में पैसे नहीं डाल सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन तब आपको बीच में स्पेशल मीटिंग करके बजट पास करके आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। देन आफ्टरवर्ड आप न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर पाओगे, अदरवाइज आप फिक्स हो गए, स्टिक होना पड़ेगा कि इतना ही कैपिटल होगा। और फिर इसको हम लोग मार्केट में इश्यू करते हैं। इश्यू करने के बाद जो पर्सन जितना लेना चाहता है उतना ले लेता है। नॉर्मली इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इसको हम लोग प्रॉस्पेक्टस बना करके मार्केट में इश्यू करते हैं। जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं वो इसमें डिमांड करते हैं। सपोज अगर किसी का एग्जांपल लेते हैं आगे, अगर इन्होंने कहा हमारे पास 1 लाख शेयर है और इन्होंने मार्केट में इश्यू कर दिया, तो मिस्टर ए आया, उन्होंने कहा मुझे आप 10,000 शेयर दे दीजिए। तो इन्होंने 10,000 शेयर लिया एट द रेट ऑफ ₹10। तो इन्होंने इसका मतलब इस इन्वेस्ट बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। अब जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा तो इनको 1 लाख शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट का शेयर बनेगा, हिस्सा होगा, प्रपोर्शन होगा, वो इनको प्रॉफिट मिलेगा एज अ डिविडेंड। अब मिस्टर बी आए, इन्होंने कहा मुझे 50,000 शेयर दे दीजिए, 5,000, हाँ 50,000 मांग लीजिए, जब 5,000 मांगते थे जब मैंने 50,000 शेयर मांग लिया तो इन्होंने शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 लिया, यानी कि इन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही करते करते कई सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, ए बी सी डी। इसमें इन्वेस्टर्स की काउंटिंग लिमिट नहीं होती है, जिसको जितना इच्छा हो वो शेयर डिमांड कर सकता है कंपनी से। हाँ, कंपनी के पास प्रॉब्लम है कि जितना उनके पास शेयर है वो उतना ही अलॉट कर सकते हैं। सपोज दैट लाखों से लाख ज्यादा लोगों ने डिमांड कर लिया शेयर का, तो कंपनी उनमें से कुछ को पैसा वापस कर सकती है या कुछ का पैसा एडजस्ट कर सकती है। ये अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि हम लोग ड्यूरिंग द सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, देखेंगे इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर नॉर्मली हमारे पास अगर पैसा इंट्रोड्यूस होता है, कैपिटल लगाते हैं, तो हम लोग एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। यहाँ पे बैंक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कैश ही होगा, बैंक भी हो सकता है। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल केस में होता है, लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो हम ये डायरेक्ट पास आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छा राइट होता है कि वो अपने पैसे कुछ पार्ट मांगते हैं। जैसे कि अगर इनसे हम लोग को 1 लाख रुपए चाहिए, इनसे 20 से 5 लाख रुपए चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हम ये 5 लाख एक साथ मांग लें, 1 लाख एक साथ मांग लें। हम इनको कुछ किस्तों में मांगते हैं, उसको बाइफरकेट करते हैं। जो हमारे 10 रुपए शेयर है इनको हम लोग 4 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। मिनिमम 3 तो होता ही होता है, तो 4, 5, 6 कोई भी हिस्सा हो सकता है। तो वो आपके पास क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं कि कितने हिस्सों में कैसे इसको अलग किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि जो 10 रुपए शेयर हैं उनको हम लोग ब्रेक करते हैं, पहला एप्लीकेशन मनी से, एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी प्राइस। अब ये कॉल ही है जो कि फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है, थर्ड कॉल हो सकता है, जब तक ये 10 रुपए पूरे ना हो जाए। जैसा जैसा कॉल होगा वैसा वैसा हम लोग इनके पास करेंगे और अमाउंट सेव करेंगे। इसी करने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं बिजनेस में। अब हमको एप्लीकेशन में कितना लेना है, अलॉटमेंट में कितना लेना है, कॉल पे कितना लेना है। कॉल पे लेना है तो फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, सेकंड कॉल पे क्या होगा, थर्ड कॉल पे क्या होगा, ये उनकी इंटरनल कमिटी डिसाइड कर लेती है कंपनीज की, और उस बेसिस पे हम लोग रेट फिक्स कर देते हैं और हम लोग कॉल करते हैं जो इंटरेस्टेड है। सपोज दैट मैंने कहा कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 2 रुपए ले लेंगे,
कॉल में तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल में 2 रुपए ले लिए, अब बचा हमारे पास 7 रुपए। अब आपके पास या 3 से ले लीजिए या और बात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे टोटल हमें 10 रुपए ही लेने हैं। 10 रुपए से हम 1 रुपए ज्यादा भी अपने शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मांग नहीं सकते। शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो 10 रुपए ही टोटल रिसीव करना होगा, और इन्हीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के बेसिस पे हम लोग अमाउंट क्लेम करते हैं और इस अमाउंट को रिसीव करके पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो हो गया शेयर और ये हो गया शेयर का कलेक्टिंग अमाउंट प्रोसेस। अब लेकिन हमारे पास शेयर कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक कंपनी में 2 तरह के शेयर मिलते हैं, यानी कि शेयर को अगर हम लोग अलग अलग क्लासिफाई किया जाए तो एक होता है इक्विटी शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर, एंड सेकेंड होता है प्रेफरेंस शेयर। हम अपने लेक्चर में ज्यादातर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो थ्योरी के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूं। इक्विटी शेयर का मतलब ये हो गया कि जो इसको क्लेम करेगा, ये समझने से पहले एक और देख लीजिए कि कंपनी ये चाहिए दोनों में से कोई भी शेयर इशू कर सकता है, वो कंपनी का अपना ओपिनियन डिसीजन होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है तो जो ये परचेस करेगा वो कंपनी में पार्टनर बनेगा, शेयर होल्डर बनेगा, एक तरीके से ओनर का पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को पार्टिसिपेशन का राइट नहीं होता है, इन लोगों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी के ओनर में काउंट नहीं होते हैं। हाँ, कंपनी के इन्वेस्टर्स जरूर हैं। फायदा क्या है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का? इक्विटी शेयर में आप कंपनी के ओनर की तरह काउंट होते हैं, प्रेफरेंस में काउंट नहीं होते हैं। हाँ, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात आती है या फिर प्रॉफिट के हिस्से लगाने की बात आती है, पार्टीशन की बात आएगी, तो प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले इनको पे होगा, देन आफ्टरवर्ड इनको पे होगा। अगर हम लोग कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, दैट मींस बंद कर रहे हैं, तो भी सबसे पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा, आफ्टरवर्ड इनका पैसा वापस होगा। यानी कि हर काम में इनको मिलेगा प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो एक और एक छोटा सा कैजुअल एग्जांपल समझ सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर मतलब एक गेस्ट घर का, जैसे घर में गेस्ट आता है तो कोई भी डिश बनता है तो सबसे पहले उनको सर्व किया जाता है, फिर बचा कुचा जो है जो उनसे बच गया नहीं दिया गया वो हम घर के होल्डर्स या मालिक लोग शेयर कर लेते हैं। वैसे कंपनी में होता है, प्रॉफिट कमाया गया तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, बच गया तो खुद लेंगे। ओके, आई थिंक इतने से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जब हम लोग एंट्री पास करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो करना ही करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग रिकॉर्ड करते ही हैं। पूरे काउंटिंग सेशन में जर्नल एंट्री बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री ही देखना होगा जिसके बेसिस पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जर्नल एंट्री केस में दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये जो मैंने बताया अभी डिविडेंड डिक्लेरेशन या पेमेंट, ये बाद का स्टेज है, अभी जो हम सीखेंगे उसमें इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बस यूज करते हैं वर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम में चेंजेस आएंगे, प्रोसेस में, एंट्री में, नरेशन में कहीं से कोई चेंज नहीं आने वाला है और हम लोग इसी के बेसिस पे आगे की एंट्री पास आउट करते रहेंगे। प्रैक्टिकल समझने से पहले इनके जर्नल एंट्री के जो रूल हैं वो रूल्स की बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या रूल्स हो सकते हैं जर्नल एंट्री पास करने के। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके पास पेमेंट लेने के 4 स्टेप होंगे, मिनिमम 4 तो नॉर्मल मानते ही हैं, 3 तो होने हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हम 4 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं फिलहाल। एप्लीकेशन, सेकेंड है अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
मैं चाहता तो इंटरव्यू लर्न करा सकता था, बट मैं लर्न करने के बजाय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक बेसिस पे, जिससे कि आपको एंट्री याद ना करनी पड़े और आपको इजीली लर्न हो जाए या समझ में आ जाए। एप्लीकेशन का मैं पहले वर्ड क्लियर कर देता हूँ। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया होगा तो जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया होगा एप्लीकेशन के नाम पे, जिसको टोकन मनी भी बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होता है। फिर जब कंपनी उनको मुंह मांगा शेयर या कम या ज्यादा शेयर जो भी है अलॉट करती है कि ठीक है वी आर रेडी टू गिव यू शेयर और वी आर रेडी टू अलॉट यू अ शेयर, तो उस टाइम अलॉटमेंट मनी कॉल किया जाता है। और इसके बाद जब जब कंपनी रिक्वायरमेंट होता है तो वो पैसा मांगती रहती है थ्रू फर्स्ट कॉल, थ्रू सेकेंड कॉल। ये तो हो गया कॉलिंग के लिए। इसको और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहला फीस या चार्ज हम पे करते हैं वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। आप भी क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं या आपके भाई बहन ने एडमिशन लिया होगा, उस टाइम पे भी स्कूल वालों ने आपसे एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा लिया होगा, जो कि 100 रुपये हो सकता है, 100 से लेकर 1000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पैसा हो जाता है। फिर आपसे एडमिशन चार्ज लिया जाता है। एडमिशन चार्जेस लिए जाते हैं एक बार, जिसको हम लोग मैं बोल रहा हूँ अलॉटमेंट, यानी कि आपको अलॉट कर दिया गया उस टाइम देते हैं एडमिशन चार्जेस। और इसके बाद आप एनुअल फी पे करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी एनुअल फी में हम लोग हाफ ईयरली फीस बोल लेते हैं पहले ही, या मंथली स्लॉट बना देते हैं। तो कॉलेज स्कूल कॉलेज में तो मंथली स्लॉट बन जाता है। आप जब ग्रेजुएशन में आएंगे तो वहाँ पे हाफ ईयरली स्लॉट बन जाएगा। जब आप बीबीए बीकॉम या कोई और कोर्स कर रहे हैं, कहीं कहीं हाफ ईयरली स्लॉट होता है, कहीं कहीं एनुअल स्लॉट होता है, तो वहाँ पे फीस हम लोग 2 किस्तों में 3 किस्तों में जमा कर देते हैं। तो किस्त दैट मीन्स कॉल, एडमिशन चार्जेस दैट मीन्स एप्लीकेशन, allotment charges that means admission charges, annual fee that means first call, second call, third call, fourth call, fifth call। मैंने पहले भी कहा है ये कॉल कंपनी डिसाइड करती है कितने बार पैसा मांगना है। यानी कि अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इनका एक्चुअल सेंस कॉन्सेप्ट क्या है। इन्हें समझाने के लिए मैंने कहा कि आप एग्जाम्पल स्कूल का लीजिए, या एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं समझने के लिए। सपोज दैट आप कोई कार बाइक भी परचेस कर रहे हैं तो उसका भी इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। उस टाइम पे एक डाउन पेमेंट सिस्टम चलता है जो कि एप्लीकेशन की तरह काम करता है। एप्लीकेशन का मतलब डाउन पेमेंट डाउन कर दिया, फिर जैसे आपके घर पे कागज आ जाता है कुछ और पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका ईएमआई बन जाता है और ईएमआई पे करते रहते हैं अनटिल अनलेस जब तक कि कॉस्ट पूरा ना हो जाए। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जब तक कि आपके द्वारा परचेस किया गया शेयर का प्राइस पे नहीं हो जाता, कंपनी एनी टाइम आपसे पैसा मांग सकती है और यू हैव टू पे एट अ प्रिस्क्राइब्ड डेट। आप इसमें डिले नहीं कर पाएंगे। डिले करेंगे तो कंपनी के पास और भी ऑप्शंस राइट्स होते हैं जिनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस स्टेज के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनसे पैसा मांगते हैं। अच्छा, अब बारी है इनकी रिकॉर्डिंग की, यानी कि हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे इनको। तो एप्लीकेशन हो चाहे ये हो आपका, हर पे मिनिमम 2 एंट्रीज पास होनी कन्फर्म है। पहला हम बोलते हैं वो जो 2 एंट्री होने वाला है, एक को बोलते हैं हम लोग ड्यू, एक को बोलते हैं रिसीव। ड्यू इसलिए है कि पहले पैसा मांगा जाएगा फिर रिसीव होगा। तो ड्यू एंड रिसीव का जो कॉन्सेप्ट है वो सब पे काम करेगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन ही एक ऐसा अमाउंट है जहां पे ड्यू रिसीव नहीं होता है, रिसीव पहले होता है और उसका एडजस्टमेंट बाद में होता है। यानी जब ये एंट्री पास होता है तो इसमें सबसे पहले रिसीव होता है अमाउंट, इसका बाद उसका सेटलमेंट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। फिर अलॉटमेंट पे होगा, सबसे पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। और अगर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर ड्यू होगा एंड देन रिसीव। और अगर बात कर रहे हैं सेकंड कॉल का तो अगेन ड्यू होगा एंड
रिसीव दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट। इसमें एप्लीकेशन में रिसीव पहले इसलिए होता है क्योंकि हर कोई, जैसे एग्जाम्पल में अभी मैंने लिया कि हमें एडमिशन लेना है तो पहले काउंटर पे जाके फीस जमा करके फॉर्म लेना होता है, यानी पहले ही पैसा दे दिया और हमने फॉर्म फिल करके जमा कर दिया, तो अब कॉलेज को कॉल करता है कि नाउ आपकी सीट बुक हो गई है, अब आप आइए पैसा जमा कीजिए, यानी कि कॉलेज ने कॉल किया आइए पैसा जमा कीजिए और सीट आपको अलॉट कर दिया गया। वैसे ही कंपनी में भी होता है, जिनको जिनको शेयर चाहिए वो पहले फॉर्म भरते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, उसके बाद उनको ड्यू होता है कॉल से। रिसीव है, जाहिर सी बात है कैश रिसीव हो रहा है, और जब कैश रिसीव होता है तो हम जानते हैं कि कम्स इन डेबिट है, यानी कि इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा। डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक आइटम डेबिट एक आइटम क्रेडिट होता है, तो मैं हमेशा बता दूं कि जब भी रिसीव होगा तब तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, और तो यहां रिसीव है, फिर यहां भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, फिर रिसीव आ गया अगेन बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और अगर फिर रिसीव आ गया तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अगर बैंक डेबिट होगा तो टू क्या होगा, जो कंटेंट है, यानी कि टू एप्लीकेशन, फिर टू क्या होगा, यहां के लिए अलॉटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाद में क्लियर करेंगे हम लोग, टू फर्स्ट कॉल, और यहां पे टू फर्स्ट कॉल। अब अगर रिसीव होगा तो एडजस्ट में क्या होगा, एडजस्ट का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन हमारे पास आता है उनसे हम नया हेड बनाते हैं, कैपिटल का हेड बनाते हैं, तो इस टाइम पे क्योंकि कैपिटल का नया हेड बन रहा है तो वो होता है टू कैपिटल। अगर कैपिटल टू हो रहा है तो हेड वन क्यों हो रहा है, बिकॉज एप्लीकेशन मनी, तो यहां पे क्या होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। फिर जब ड्यू करते हैं तो सेम होता है, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, फिर यहां ड्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, फाइनल वाला ड्यू कर रहे हैं तो फाइनल वाला अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो देखा, बहुत ही इजीली आप एंट्री में लर्न के भी समझ सकते हैं कि हर एक एंट्री कैसे पास करेंगे। तो हमारा जो अब अगला वीडियो आएगा वो जर्नल एंट्री को लेकर के होगा कि जो उस जर्नल एंट्री में और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम इसमें एक पॉइंट दो पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बट तब तक आप इनको समझ करके देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन कमेंट, you can ask, we will discuss, I will suggest you, I will guide you properly about the share. So wait for my next lecture.